हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जो है आज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा प्लेन। ठीक है, सो प्लेन भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टडी करने के लिए। तो आज हम लोग जो है प्लेन को स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा ना हम लोग पीछे के क्लास से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री को और उसको प्लेन तक लेके आते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ताकि हमको इनको समझने में आसानी होगी। अब आप स्टार्ट कीजिए कि आपने जो इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो आपने क्लास 11 से स्टार्ट किए थे। क्लास 11th में जो हमने ज्योमेट्री स्टडी किया था वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री था। और टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो था हमारा स्ट्रेट लाइन। है ना, स्ट्रेट लाइन को अगर आप रिकॉल करें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने अगर आप खुद अगर यूक्लिड ज्योमेट्री को आप क्लास 9th में जो स्टडी किया है यूक्लिड पोस्टुलेट एंड यूक्लिड लेमा, तो उसको अगर आप ध्यान दें तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन करना है तो एक पॉइंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? एक पॉइंट से बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन करने के लिए जो एक पॉइंट है वो सफिशिएंट नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन करने के लिए कम से कम हमको कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट। दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हम एक स्ट्रेट लाइन इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो दो पॉइंट से कम दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि एक स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कितने कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन चाहिए। दो से कम कंडीशन अगर दिया हुआ है तो आप एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि हमेशा दो पॉइंट दिया रहे, तो अब वो दो कंडीशन किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पता करने के लिए जो है वो हमने पहला जो फॉर्म पढ़ा था वो टू पॉइंट फॉर्म था, यानी कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम एक स्ट्रेट लाइन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट दिया रहे और उसका स्लोप दिया रहे। अब स्लोप आपको याद है कि स्लोप जो है वो लाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्लोप जो है लाइन की ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकता है। क्यों? अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, तो अब ऐसे कितने सारे लाइन होंगे? एक लाइन का स्लोप अगर 1 है तो ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे, लेकिन वो सारे लाइन एक फिक्स ज्योमेट्री के होंगे। क्यों? वो सारे के सारे लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। वो सारे के सारे लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो एक फिक्स पैटर्न में है ना, यानी कि एक अगर मैं एक लाइन का स्लोप दे दूं तो ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे, बट ये सारे लाइन जो है एक फिक्स पैटर्न में चलेंगे। लेकिन अगर एक लाइन के लिए मैं अगर एक पॉइंट दे दूं तो ये ऐसे भी बहुत सारे लाइन होंगे, बट ये सारे के सारे लाइन एक फिक्स ज्योमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट स्लोप देने पर सारे लाइन जो है एक फिक्स ज्योमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। वो सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो एक लाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट नहीं है, एक लाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसका स्लोप है। इससे हमको ये पता चल रहा है क्यों जितने भी वो लाइन जो है एक फिक्स स्लोप के होंगे वो सारे के सारे लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, ये हमने टू डायमेंशन में देखा था। ठीक है, तो एक लाइन के लिए जो है इंपॉर्टेंट टू डायमेंशन में क्या था? उसका स्लोप। अब हम लोग थ्री डी में आते हैं। थ्री डी में भी हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। तो थ्री डी में जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो एक लाइन के लिए जो है इंपॉर्टेंट कौन है उसका? एक लाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसका डायरेक्शन रेशियो है। क्यों? अगर थ्री डी में मैं एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दूं तो ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे, बट वो सारे के सारे लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो स्लोप का काम थ्री डी में कौन कर रहा है? डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो दे दूं तो वो भी सारी लाइन पैरेलल होंगे, डायरेक्शन कोसाइन दे दूं तो भी सारी लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यानी कि थ्री डी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो एक लाइन का क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, या डायरेक्शन कोसाइन। है ना? अब प्लेन की बारी है। प्लेन को हम लोग प्लेन बिल्कुल नया चैप्टर है हमारे लिए क्लास ट्वेल्थ में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है हम लोगों ने अब प्लेन। तो अब पहले तो हम लोग इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि प्लेन ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्लेन ज्योमेट्रिकली कैसा दिखता है। प्लेन ज्योमेट्रिकली कैसा दिखता है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट अब हमको इसका इक्वेशन डिटरमाइन करना है क्लास ट्वेल्थ में। तो अब इसका अगर हमको इक्वेशन डिटरमाइन करना है तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर एक प्लेन को हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर इसका इक्वेशन पता करना चाहते हैं तो हमको कितने कंडीशन चाहिए वो। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट के टर्म में देखते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं,
अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं तो ऐसे कितने सारे अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं तो ऐसे कितने सारे प्लेन पास होंगे इस पॉइंट से पास होते हुए? ऐसे बहुत सारे प्लेन पास होंगे। चलिए मैं ज्योमेट्रिकली आपको दिखा दे रहा हूँ। जो आपका क्यूब है उसका एक कॉर्नर ले लीजिए। तो उस एक कॉर्नर से कितने प्लेन पास करते हैं? तीन प्लेन कम से कम पास करते हैं ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक पॉइंट जो है एक प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कम से कम तीन पॉइंट तो एक प्लेन से पास कर रहा है ना। यानी कि एक प्लेन को यूनिकली, यानी ऐसा एक ही प्लेन हो, ऐसा बहुत सारा प्लेन ना हो, इसके लिए एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह दो पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं आपको दो पॉइंट दे दूं तो क्या आप एक ही प्लेन इस दोनों पॉइंट से पास करेगा? नहीं। क्यों? एक दो पॉइंट देने का मतलब है एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि एक लाइन से कितने सारे प्लेन पास कर सकते हैं? बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं, है ना। मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से कितने सारे प्लेन पास कर रहे हैं? इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे प्लेन पास कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। है ना। आप इसलिए स्टडी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं ना। बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं। मैं आपको ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि अगर हमको दो पॉइंट दिया हुआ है तो भी ये सफिशिएंट नहीं है एक प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट से भी बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं। अब आते हैं तीन पॉइंट पे। अगर मैं आपको तीन पॉइंट दे दूं तो अब ये तीन पॉइंट जैसे ही आए ना, एक टर्म और हमारे पास जुड़ जाएगा कि ये तीन पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, क्योंकि तीन पॉइंट है तो तीन पॉइंट के साथ दो कंडीशन है। थ्री पॉइंट्स हैं तो तीन पॉइंट के साथ पहला कंडीशन है कि तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है। तो अगर कोलिनियर है तो क्या प्लेन आप डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिकली? नहीं। तीन पॉइंट देने का मतलब है एक लाइन। तो जो अभी हमने पहला वाला कंडीशन पढ़ा था वही हो गया ना, एक लाइन से तो हमको बहुत सारा प्लेन ड्रॉ हो सकता है। तो एक, अगर आपको तीन पॉइंट दिया हुआ है तो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन होगा वो जीरो होगा अगर कोलिनियर है। क्यों? दो पॉइंट से तो प्लेन तीन पॉइंट से पास करने वाला भी बहुत सारा प्लेन होगा, एक प्लेन नहीं होगा, इनफाइनेटली मेनी प्लेन्स होगा। सॉरी, जीरो प्लेन नहीं होंगे, बहुत सारे प्लेन होंगे। देखिए, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी आ गया, है ना। इसी को हम अगर प्लेन को ऐसे ड्रॉ कर दें, प्लेन को ऐसे ड्रॉ कर दे तो देखिए एक और प्लेन जो है इससे पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट से। तो तीन पॉइंट जो है ये भी सफिशिएंट नहीं है एक प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करने में। यानी कि तीन पॉइंट अगर दिया हुआ है तब भी इनफाइनाइटली मेनी प्लेन पास करेंगे इन तीनों पॉइंट से। अब आते हैं कि अगर ये तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर हुए, ये जो हम तीन पॉइंट पढ़ रहे हैं ये हमारे क्या हो, नॉन कोलिनियर। तो अब आप कितने सारे प्लेन डिटरमाइन करेंगे? तो तीन प्लेन अगर आपको दिया हुआ है तो इन तीन प्लेन से तीन पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब आपको पता है एक ट्रायंगल जो है एक प्लेन ही है। ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर, वी ऑलरेडी नो। यानी कि अब इससे साफ कर पता चल रहा है ना कि एक प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप एक प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, तो पहला कंडीशन निकल गया कि अगर एक प्लेन को हमको डिटरमाइन करना है तो हमको कम से कम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि थ्री कंडीशंस होने चाहिए। थ्री कंडीशंस अगर आपको दिया हुआ है तो वी कैन डिटरमाइन the equation of plane, determine the equation of plane uniquely। ठीक है, सो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तीन पॉइंट अगर दिया हुआ है तो तीन पॉइंट या तीन कंडीशन जो है एक प्लेन के इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा तो जरूर नहीं कि आपको तीन पॉइंट दिया रहे। जैसे लाइन में हमेशा नहीं जरूरी नहीं कि दो पॉइंट दिया रहे। तो एक और टर्म आया था हमारा स्लोप। तो इसी तरह स्लोप को प्लेन में कौन रिप्लेस करेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लोप जो है वो लाइन की ज्योमेट्री बताता था, प्लेन की ज्योमेट्री कौन बताएगा? तो अगर आपको एक प्लेन दिया हुआ है,
ये मेरा प्लेन है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन बताएगा? तो इस प्लेन की ज्योमेट्री इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर बताएगा, यानी कि इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ये इस प्लेन की ज्योमेट्री बताएगा। क्यों? अब आप देखिए कि ए बी सी एक वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इस फॉर्म में दिया हुआ है ना? तो एक वेक्टर जो है इस प्लेन की ज्योमेट्री डिटरमाइन करेगा, बट वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये है। और इस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, या नॉर्मल भी सिंपली बोल सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि एक प्लेन पे जो है बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर हो सकते हैं, है ना? एक प्लेन पे एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं हो सकता है, एक प्लेन पे बहुत सारे परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक प्लेन पे बहुत सारे परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, बट आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये सारे वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे एक दूसरे के, यानी कि सारे के डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी। ये हमने वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दोनों क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सारे वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे नॉर्मल वेक्टर के। तो हम सारे नॉर्मल वेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक ही नॉर्मल वेक्टर को पढ़ेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम सारे वेक्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही नॉर्मल वेक्टर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कि एक प्लेन का इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए ज्योमेट्रिकली स्लोप का काम कौन करता है प्लेन में? उसका नॉर्मल वेक्टर। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब भी आपको एक प्लेन के बारे में स्टडी करना है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के बारे में स्टडी कीजिए, प्लेन के बारे में आप कुछ नहीं स्टडी कर सकते। जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसके नॉर्मल वेक्टर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्यों? अब आप देखिए कि अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर दे दूं, अगर एक नॉर्मल वेक्टर दे दूं, तो आपको लगेगा कि ऐसा एक ही प्लेन होगा या बहुत सारा? ऐसा बहुत सारा प्लेन होगा, बट उस सारे प्लेन के बीच में एक फिक्स ज्योमेट्री होगी। वो सारे के सारे प्लेन जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सारे के सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तभी ये सबके लिए एक ही नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा, है ना? तो यानी कि अब आप देखिए कि लाइन में भी अगर लाइन का स्लोप दे दिया जाता है तो ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे, बट वो सारे लाइन पैरेलल होंगे। इसी तरह प्लेन में भी जो नॉर्मल वेक्टर है अगर वो मैं आपको दे दूं तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, बट वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा कि एक प्लेन में आपको क्या स्टडी करना है। जैसे लाइन में हम स्लोप को स्टडी करते हैं, प्लेन में हम स्टडी किसको करेंगे? उसका नॉर्मल वेक्टर को, यानी कि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को, है ना? ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके बुक में भी ये चीज सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए पहला लाइन है, अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। पहला, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि एक प्लेन के लिए नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट पासेस थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, ये सब अभी हम लोग नहीं देखेंगे। बट ये तीसरा कंडीशन, इट पासेस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है तो हम प्लेन का इक्वेशन जो है वो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल वेक्टर दे दिया है, नॉर्मल वेक्टर दे दिया, आप देखिए यानी कि एक प्लेन पे मान लीजिए ये नॉर्मल वेक्टर दे दिया है, तो और तब हम बोल सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा प्लेन पास करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट और दे दूं, तो अब जैसे ही मैंने आपको नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट दे दिया, तो जो नंबर ऑफ कंडीशंस है ना वो घट जाएंगे। नंबर ऑफ कंडीशंस इस केस में कितने आ गए? दो ही ना, टू कंडीशंस सफिशियंट हो जाएगा। कब? जब आपको नॉर्मल वेक्टर दे दूं तो आपको एक कंडीशन की और जरूरत पड़ेगी, तीन कंडीशन की जरूरत नहीं, दो कंडीशन और नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक ये पढ़ा ना कि एक प्लेन का इक्वेशन डिटरमाइन करना है तो हमको तीन कंडीशन चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर दे दो तो आपको और कितने कंडीशन चाहिए? उसके हिसाब से दो कंडीशन और चाहिए, क्योंकि एक ही दिया है नॉर्मल वेक्टर। लेकिन मैं अब आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपको एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे दे तो आपको तीन कंडीशन उसमें नहीं चाहिए, दो ही कंडीशन चाहिए। एक तो नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसके अलावा एक कंडीशन और, एक कंडीशन और क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट। तो नॉर्मल वेक्टर है ना वो नंबर ऑफ कंडीशंस को रिड्यूस कर दे रहा है,
तीन कंडीशन से क्या हो गया, दो कंडीशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल वेक्टर दे दूं तो उस केस में आपको सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए, एक तो नॉर्मल वेक्टर यानी एक कंडीशन और आपको देखना होगा। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है एक प्लेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप इससे देख सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ कंडीशंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर गए, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि एक प्लेन के लिए इंपॉर्टेंट उसका नॉर्मल वेक्टर है। जब भी आपको प्लेन के बारे में स्टडी करना है उसको नॉर्मल वेक्टर के बारे में स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आगे करके हम लोग सारी चीजों पे आते हैं। पहला मैं क्या है ना, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ज्योमेट्री दिखाता जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं क्या है ना सारी चीज़ों को थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक और वीडियो इसी के साथ साथ में भेजूंगा जो आपको इसका हर एक जगह प्लेन की ज्योमेट्री को भी बताता जाएगा। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब ये तो हो गया हमारा। तो अब आप देखिए कि हमारा एक एक करके अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आते हैं। तो आप चलिए पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फॉर्म। यानी ये जैसे नॉर्मल फॉर्म लाइन में भी ना एक इक्वेशन का नाम था ना, वैसे ही जो हम इक्वेशन अभी प्लेन का पता करेंगे वो किस फॉर्म में पता करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस तरह के सारे टाइप को देखते जाएंगे। इसी तरह आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो एक और फॉर्म है हमारा, देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, तो इन सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके पहले तो हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना कि एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है वो, इसी तरह अब हम लोग पहले देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। एक प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जैसे अगर आपको याद है 2D में एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वो जनरल इक्वेशन था। तो प्लेन में प्लेन का जनरल इक्वेशन 3D में क्या होगा, ए एक्स प्लस 3D है तो तीन वेरिएबल होंगे, 2D था तो दो वेरिएबल था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अब आप देखिए कि आप क्लास नाइन्थ अगर याद कीजिए, क्लास नाइन्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्लास ट्वेल्थ में नहीं हूँ। क्लास नाइन्थ में अगर आप रिकॉल कीजिए तो x इक्वल टू 2, ये जो है इसका ज्योमेट्री जो है वो डायमेंशन टू डायमेंशन वेरी करेगा। अगर मैं इसको वन डायमेंशन में देखूं तो वन डायमेंशन में एक लाइन ही होता है, तो x इक्वल टू 2 जो है एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए पहले। लेकिन अगर इसको टू डायमेंशन में देखूं, टू डायमेंशन में अगर देखूं, ऐसा क्वेश्चन क्लास नाइन्थ में था, तो टू डायमेंशन का मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो x इक्वल टू 2 जो है अब एक पॉइंट को डिनोट नहीं करेगा, x इक्वल टू 2 जो है वो टू डायमेंशन में किसको डिनोट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि आप जो इक्वेशन है वो किस डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। तो जैसे अगर मैं अब आप क्लास ट्वेल्थ में आइए, x इक्वल टू 2 अगर मैं दे दूं, तो अगर आपको ये 3D में पढ़ना है तो 3D में इसका मतलब इसमें तीन वेरिएबल हैं, बाकी सारे वेरिएबल क्या है, जीरो, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 2। हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि 3D में जो है ना ये आपका एक प्लेन डिटरमाइन कर रहा है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि एक ही इक्वेशन डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट ज्योमेट्री बता रहा है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ वो किस डायमेंशन में दिया हुआ है। अभी जैसे ये जो क्वेश्चन था क्लास नाइन्थ में इसलिए बताया गया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक्स इक्वल टू 2 तो हमेशा पॉइंट ही बताता है। तो x इक्वल टू 2 जो है वो वन डायमेंशन में एक पॉइंट बताता है, टू डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन बताता है, और थ्री डायमेंशन में यही इक्वेशन एक प्लेन को डिटरमाइन कर रहा है। तो डायमेंशन वाइज जो है वो ज्योमेट्री चेंज करेगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये चीज तो आपने जान लिया ना कि एक प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। एक प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इस फॉर्म में एक प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। इस चीज को आप सबसे पहले याद रखिएगा। अब
जैसे प्लेन का जनरल इक्वेशन, अब चूंकि हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ा था, वेक्टर इक्वेशन लाइन पढ़ा था, इसी तरह 3D में भी हम लोग प्लेन का दो इक्वेशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो दो तरह का होगा, एक होगा कार्टेशियन इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरा होगा वेक्टर इक्वेशन। तो दोनों हम लोग एक साथ देखते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसा दिखता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर इक्वेशन निकल जाए। तो कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। तो पहले इसको आप स्टडी कीजिए, ये एक डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू डी। तो ये जो हो गया ये मेरा वेक्टर इक्वेशन हो गया, और ये मेरा तो इजी है ना, अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन निकल जाएगा। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कोफिशिएंट है उसको एक वेक्टर, और जो जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड उसको एक वेक्टर, दोनों को डॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी है। ठीक है, तो इसको जनरल वे में कैसे लिखेंगे, यानी कि ये तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको ए बी सी डी का वैल्यू पता है ना, एक्स वाई जेड तो जनरल पॉइंट है, तो आपको क्लास स्ट्रेट लाइन में भी हमने देखा था जनरल पॉइंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। ये नोन है तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन वेक्टर से। सो एन डॉट आर इज इक्वल टू डी, ये एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होगा। ठीक है, एन जो हो गया वो कोफिशिएंट वेक्टर हो गया एक तरह से। इसकी ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे कि ये क्या डिटरमाइन करता है। और डी जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ये आखिर ये एन वेक्टर है क्या, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी डी, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, ये है आखिर है क्या वो हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2y प्लस जे प्लस 2k डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 5। ये मेरा एन वेक्टर हो गया, ये मेरा आर वेक्टर हो गया इज इक्वल टू 5, है ना। सो एन वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 2y प्लस जे प्लस 2k। तो अब हम लोग इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, आखिर ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 1 2, यानी ये डायरेक्शन रेशियो है, ये आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये एक प्लेन है, तो ऑब्वियसली ये प्लेन, मैं एक रफ स्केच, ये प्लेन का इक्वेशन ही मान लीजिए है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। तो इस प्लेन का जो मैंने क्या बोला, जब भी प्लेन के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल वेक्टर, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना यही एन वेक्टर है। यानी कि एक प्लेन का अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उस प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताता है। यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है आपका 2 1 2, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो 2y प्लस जे प्लस 2k। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का वही उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि नॉर्मल वेक्टर। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि अगर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको क्या पता है। ठीक है, अब अभी तक हमने इक्वेशन निकालना नहीं देखा, लेकिन हमने एक चीज देख लिया कि अगर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका नॉर्मल वेक्टर हमको पता है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन पता करने में, एक एक करके हम लोग इक्वेशन पता करने पे आते हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन है वो नॉर्मल फॉर्म है। अब प्लेन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो एक प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो कैसा है वो हमको देखना है। तो पहले ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन होगा। आपको याद है ना कि अगर नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है तो हमेशा आपको दो ही कंडीशन चाहिए प्लेन का इक्वेशन पता करने के लिए, लेकिन अगर नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो आपको तीन कंडीशन चाहिए। तो ये मेरा क्या है, एक थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होगा, ओरिजिन से एक प्लेन है, ये मेरा मान लीजिए प्लेन है,
ओरिजिन से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी से। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल का काम कर रहा है, तो इस नॉर्मल वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, इस नॉर्मल वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी ओरिजिन से जो ड्रॉ हुआ प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है वो दिया हुआ है, और जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है उसका यूनिट वेक्टर क्या है वो दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इससे जो इक्वेशन निकलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म कैसा दिखता है, एन कैप डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू पी, यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर था वो नॉर्मल वेक्टर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर। तो जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म अगर है प्लेन का, तो वो ये जो कांस्टेंट है ना, ये क्या बताएगा, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस क्या है ये बताएगा। बुक में देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, नॉर्मल फॉर्म को आपके बुक में बताया हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखिए ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी, मैंने पी यूज किया, और ये जो वेक्टर है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये एन कैप है ना, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका वो वेक्टर नहीं दिया हुआ, उसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो एन कैप हो गया, सो एन कैप डॉट आर इज इक्वल टू डी, ये नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि जब भी आपको एक प्लेन का नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है, तो जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन बताएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा। इसको एक एग्जांपल देते हैं। तो अब अगर मैं आपको प्लेन का इक्वेशन दे दूं, x माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो ये नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, ये आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन, प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 - 2 और 1, इन तीनों का स्क्वायर करके देखिए 1 आ रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब नॉर्मल फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करना है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो ऐसा है, एन डॉट आर इज इक्वल टू डी, एन वेक्टर हो गया आपका आई माइनस टू जे प्लस के डॉट आर इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो आई माइनस टू जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये आप डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड डिवाइड करना होगा, ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो इधर भी हमको डिवाइड करना होगा। 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, +4 + 1, है ना, मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो ये अब आप देखिए कि ये जो हो गया, ये हो गया आपका 4 6, सो आई 1/√6 आई -2/√6 जे प्लस 1/√6 के डॉट आर इज इक्वल टू 5/√6। ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। क्यों नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन का, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, क्यों, इसमें जो ये नॉर्मल वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो ये जो है ना इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है। यानी कि जब भी आपको एक प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर, यानी ओरिजिन है ये, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 5/√6, और इसका जो यूनिट वेक्टर है एन कैप वो ये बता रहा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक प्लेन का नॉर्मल फॉर्म कैसा दिखता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जो एन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो अगर आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपका क्या बताएगा, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में, आपकी बुक ये सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए आपके बुक में कार्टेशियन फॉर्म भी लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन कन्वर्ट हो जाएगा ना, है ना। ठीक है, तो आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि p का वैल्यू दे दिया है 6/√29, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कितना है, और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है हमको। जबकि नॉर्मल फॉर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन पता करना है तो क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए पहले एन कैप पता किया, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, एन कैप डॉट आर इज इक्वल टू पी, पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन कैप आपने निकाल लिया,
वैल्यू पुट कर दिया, है ना, तो ये मेरा प्लेन का इक्वेशन निकल गया। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन पे जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, यानी यूनिट वेक्टर पता करना है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये ओरिजिन से पास करना चाहिए। तो अब आप सिंपल है ना, अब आप देखिए कि ये मेरा तो वेक्टर है ना, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया ना, है ना। तो मैंने इसलिए वेक्टर में आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंपल था, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट में ही आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, है ना, यानी कि इसको नॉर्मल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो जो कांस्टेंट टर्म है वही आपका क्या बताएगा, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है यही ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है।